Hello students, welcome back to our YouTube channel. So in this lecture we are starting with the respiration topic. इससे पहले हमने न्यूट्रिशन वाला पोर्शन कवर कर लिया है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जाके पहले देखिए, फिर आप रेस्पिरेशन को समझिए. ठीक है, चलिए देखते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है. इस प्रोसेस में क्या होता है, लिविंग बीइंग जो भी खाना यूटिलाइज करता है या फिर खाना जो भी हम खाते हैं वो किस में चेंज हो जाता है, वो हमें एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है. ठीक है, अ प्रोसेस बाय विच अ लिविंग बीइंग यूटिलाइज द फूड टू गेट एनर्जी. तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है बाय यूटिलाइजिंग द फूड. इट इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. यहाँ पे क्या होता है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है. ऑक्सीजन किसको ब्रेक करता है, कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडाइज करने के बाद हमें एनर्जी जो होती है मिलती है. अब ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है ये होता कहाँ पे है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में. ठीक है, ये एक सेल ऑर्गेनल है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है. उसके बाद हम देखते हैं कि एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है या फिर स्टोर्ड किस फॉर्म में होती है. ये होती है एटीपी के फॉर्म में. एटीपी का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट. उसके बाद देखते हैं कि जो ये एटीपी होता है ये कहाँ पे स्टोर्ड होता है, ये स्टोर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में. अब हम देखते हैं स्टेप्स क्या क्या होते हैं. रेस्पिरेशन तो हमने बोल दिया, ठीक है, जिस प्रोसेस से हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी. लेकिन इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, इसके 2 स्टेप मेनली हैं. पहला हम देखते हैं क्या होता है, इसमें सबसे पहले होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट. जो बॉडी में ग्लूकोज बना हुआ है उसका ब्रेकडाउन किस में होगा, पायरुवेट में होगा. ग्लूकोज जो है एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल की एक शुगर है, और जो ब्रेकडाउन होने के बाद 3 कार्बन शुगर की फॉर्म में ब्रेक हो जाता है. इसे हम बोलते हैं पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट, दोनों एक ही फॉर्म है. अच्छा, जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है पायरुवेट में, इसका लोकेशन होता है साइटोप्लाज्म. ये इंपॉर्टेंट है. जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है पायरुवेट में, वो कहाँ होता है, उसका लोकेशन वो होता है साइटोप्लाज्म में. उसके बाद हम देखते हैं दूसरा होता है, अब ये जो पायरुविक एसिड बन चुका है तो इसका क्या फेट होना चाहिए, यानी कि आगे को इसका क्या प्रोसेस होगा, इससे हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट आगे. तो इसका भी क्या होता है, फर्दर रिएक्शन होती है, जिसके बाद हमें क्या होता है, आगे कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, वो हम फिर देखेंगे. ये कहाँ पे होती है, पायरुविक एसिड से फर्दर रिएक्शन जो होती है वो होती है सारी की सारी माइटोकॉन्ड्रिया में. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन जो होते हैं मेनली 2 तरीके के होते हैं. सबसे पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रेस्पिरेशन होता है. एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती. अब हम यहाँ पे एक टर्म को समझते हैं जो कि है ब्रीदिंग. बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन जो है एक ही इसका जो है मीनिंग एक जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं होता. ब्रीदिंग का मतलब होता है गैसियस एक्सचेंज, यानी कि आप जैसे ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और CO2 को रिलीज कर रहे हैं, तो वो होती है सिंपल ब्रीदिंग. लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब होता है जब आप क्या कर रहे हो, फूड को इनटेक किया और उसको क्या करा, एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो इसे क्या बोलते हैं हम, रेस्पिरेशन का प्रोसेस. अब हमारे पास कुछ केसेस हैं, जैसे अभी हमने देखा कि रेस्पिरेशन जो है 2 टाइप के इसके फॉर्म होते हैं, जैसे कि एक एरोबिक एंड सेकेंड इज एनारोबिक. तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ केसेस होते हैं जिसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में एक रिएक्शन होती है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और लैक ऑफ ऑक्सीजन में. मतलब ऐसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं जिसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है, नहीं होता है, या फिर कभी कमी हो जाती है. तो उस केस में क्या होता है, जो फूड है ग्लूकोज वो कैसे फॉर्म होता है या क्या प्रोडक्ट हमें देता है या बनाता है. तो सबसे पहला है ग्लूकोज जो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. अभी मतलब यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लिखा है, तो यानी कि ऑक्सीजन अवेलेबल है, और ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में. ये हमें क्या प्रोडक्ट दे रहा है यहाँ पे, ये हमें दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल, और यहाँ पे एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है. तो इसका कहने का मतलब ये है कि इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज जो है पहले पायरुविक एसिड में टूटेगा, उसके बाद ये क्या बनाएगा, यहाँ पे हमें यहाँ पे रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल, फिर एनर्जी. सेकेंड जो रिएक्शन है उसमें क्या लिखा हुआ है, फिर से ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में ब्रेक होगा,
ठीक है। पायरुविक एसिड में ब्रेक होने के बाद पायरुविक एसिड जो होती है वो 3 कार्बन कंपाउंड होती है, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी यहाँ पे नहीं है। और ये प्रोसेस किस में होती है, ये होती है यीस्ट में। यीस्ट क्या होता है, एक फंगस होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, एथेनॉल यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलता है। एथेनॉल को हम अल्कोहल भी बोलते हैं जनरली। ये क्या होता है, 2 कार्बन कंपाउंड होता है। इसके साथ भी क्या होती है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और ये भी हमें क्या देता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। थर्ड जो केस है, थर्ड केस में क्या है, फिर से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ये किस में ब्रेक हुआ, पायरुविक एसिड में ब्रेक हुआ। उसके बाद यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसे आप किसी चढ़ाई वाली जगह पे जा रहे हैं तो ऑक्सीजन की वहां पे भी कमी हो जाती है। तो ये कहाँ पे देखने मिलता है, मसल सेल्स में जनरली मिलता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन जब भी होती है मसल सेल्स में, आप देखते हैं ये क्या प्रोड्यूस करता है, पहले ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है पायरुविक एसिड में चेंज होगा। पायरुविक एसिड के बाद जब कंडीशन ऐसी आएगी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, वहां पे ऑक्सीजन की क्या है, कमी है, तो ये प्रोडक्ट देता है हमें लैक्टिक एसिड, एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लैक्टिक एसिड आपको देखने को मिलता है जब आप सपोज चढ़ाई वाली जगह पे जा रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा रनिंग करते हैं, तो आपने देखा होगा आपकी जो मसल्स होती हैं, थाइस या फिर शोल्डर वगैरह, अगर आप कुछ हैवी उठा लें तो आपको क्या होता है, मसल पेन होता है। लैक्टिक एसिड फॉर्म होने के बाद आपको वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। लेकिन वहां पे क्या होता है, लैक्टिक एसिड के क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं, जो कि आपको 2-3 दिन तक पेन होता है। वो इसी कारण होता है क्योंकि लैक्टिक एसिड के क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं, लेकिन 2-3 दिन बाद वो क्या होता है, धीरे धीरे ब्रेक होने लगते हैं और वो खुद ही पेन सही हो जाता है। ये कहाँ होता है, मसल सेल्स में होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमने देखा रेस्पिरेशन जो होता है 2 तरीके का होता है। इसके 2 टाइप होते हैं। पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है। रेस्पिरेशन का लोकेशन साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट टर्म है। एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट जो हमें मिलता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, अल्कोहल, जिसे हम एथेनॉल भी बोल रहे हैं, और लैक्टिक एसिड, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये 2 एंड प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। अब देखते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है इसमें हाई एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि ये क्या हो रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज होती है, यानी कि कम एनर्जी की मात्रा जो होती है कम होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, सबसे पहले ग्लूकोज का मॉलिक्यूल C6H12O6, ये किस में ब्रेक हो गया, पायरुवेट में, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। उसके बाद ये क्या हमें प्रोडक्ट देगा, ये देगा हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी, जो कि क्या होती है, हाई अमाउंट में रिलीज होती है इन द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखते हैं कि इसमें क्या रिएक्शन होती है। इसमें होती है सबसे पहले यीस्ट में जो रिएक्शन होती है, यीस्ट क्या होती है, फंगस होती है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ पायरुवेट में, उसने क्या हमें प्रोडक्ट दिया, इथेनॉल प्लस H2O, वाटर मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी। दूसरी प्रोसेस कहाँ होती है, इन दी लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये होती है मसल सेल में। यहाँ पे ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन हुआ पायरुवेट में, पायरुवेट जो है फर्दर हमें प्रोडक्ट देगा लैक्टिक एसिड और प्लस एनर्जी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, ठीक है। यानी कि जो हम बॉडी में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, वो प्रोसेस सब में कैसे होता है, मतलब टर्म्स को हम डिफाइन कर रहे हैं। डिफ्यूजन इज द मेथड बाय विच यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो डिफ्यूजन का प्रोसेस जो होता है, मेनली डिफ्यूजन के प्रोसेस में क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म में यूज किया जाता है, यानी कि इससे जो गैसेस का एक्सचेंज है वो लॉन्ग वे में नहीं होता है, शॉर्ट वे में होता है। तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं वो डिफ्यूजन का प्रोसेस यूज करते हैं फॉर यूजिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और सम सिंपल ऑर्गेनिज्म भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे कि इसके एग्जांपल प्लांट्स भी हैं। प्लांट्स में भी जो गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है प्लांट में, वो किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होता है। सेकेंड पॉइंट है, इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल्स, ह्यूमंस,
ठीक है, इनमें क्या होता है, रेस्पायरेटरी सिस्टम अवेलेबल होता है, रेस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है वो अवेलेबल होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। थर्ड पॉइंट, गिल्स आर दी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फॉर दी फिशेस। जो मछलियां होती हैं उनमें क्या पाया जाता है, गिल्स पाए जाते हैं। जितना भी गैसेस का एक्सचेंज करना होता है वो किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है। ठीक है, गिल्स के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रीदिंग ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज फास्टर। तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होती है उनमें ब्रीदिंग का जो रेट होता है, ठीक है, ब्रीदिंग रेट ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होना चाहिए यहाँ पे, वो जो होता है फास्टर होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि जो अवेलेबिलिटी होती है ऑक्सीजन की एक्वेटिक एनवायरनमेंट में वो क्या होती है, कम होती है। अगर इसके हम ऑपोजिट टर्म में बात करें तो ब्रीदिंग रेट ऑफ जो टेरेस्ट्रियल प्लांट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है, स्लोवर रेट होता है, क्योंकि हमारे पास क्या होती है, टेरेस्ट्रियल इन द सेंस जो कि जमीन में रहते हैं, हमारे पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हाई अमाउंट में होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन इंसेक्ट्स इट अकर्स थ्रू ट्रैकियल सिस्टम। इंसेक्ट में क्या होता है, ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है, जो कि क्या होता है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू पूरा का पूरा इनमें गैसियस एक्सचेंज देखा जाता है। इसमें कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नहीं पाई जाती है। तो इंसेक्ट में क्या होता है, सिंपल ट्रैकियल सिस्टम होता है जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास क्या होती है, लंग्स होती है। टेरेस्ट्रियल का मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म जमीन पे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसका ऑपोजिट होता है मराइन या फिर मरीन ऑर्गेनिज्म, जो कि कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, यानी कि हम अपने बारे में कुछ चीजें जानने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि हम लोग कैसे रेस्पायर करते हैं, अपनी बॉडी में कैसे एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज कंपोज्ड ऑफ अ पेयर ऑफ लंग्स। तो हमारी बॉडी में कितना लंग्स पाए जाते हैं, अ पेयर ऑफ लंग्स, यानी कि दो लंग्स पाए जाते हैं। उसके बाद सिस्टम ऑफ अ ट्यूब ओपन्स आउटसाइड थ्रू नॉस्ट्रल्स। जो हमारा ये पूरा रेस्पायर करने का सिस्टम है वो कहाँ पे खुलता है, यानी कि स्टार्ट कहाँ से होती है प्रोसेस, ये होती है नॉस्ट्रल के थ्रू। ठीक है, नाक से शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हम इसी को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें देखना है नॉस्ट्रल। नॉस्ट्रल्स के बारे में पहला पॉइंट ये है कि देयर आर टू नॉस्ट्रल्स विच फॉर्म्स नेजल पैसेज। तो यानी कि एक रास्ता ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, हम सांस को लेते हैं। पैसेज मतलब होता है रास्ता। सेकेंड पॉइंट, इनर लाइनिंग ऑफ नॉस्ट्रल इज लाइंड बाय हेयर एंड इट इज वेट ड्यू टू म्यूकस सिक्रीशन। जो इनर लाइनिंग होती है नॉस्ट्रल्स की, ठीक है, नाक के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर होते हैं, है ना, और उसमें क्या होता है, म्यूकस का सिक्रीशन होता है। म्यूकस क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है, यानी कि वेट सब्सटेंस। ठीक है, आप सभी को पता होगा, है ना, स्टिकी सब्सटेंस। वो क्या करता है, फिल्टर करता है जितना भी डस्ट पार्टिकल है उस एयर में, उसको फिल्टर करने का काम करता है। और जो एयर हमारे अंदर बॉडी में जाती है उसको क्या करता है, वार्म करता है। यानी कि जो हम सांस लेते हैं उसको फिल्टर करने के बाद थोड़ा सा वार्म किया जाता है, जो कि बॉडी में जाती है। और ये कहाँ से होता है, नेजल पैसेज के थ्रू होता है। ये सारा काम कहाँ से हो रहा है, नेजल पैसेज के थ्रू हो रहा है। ठीक है, याद रखने वाली बात है। उसके बाद हम देखते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स कंटिन्यूस आफ्टर नेजल पैसेज। तो नेजल पैसेज के बाद जो स्ट्रक्चर कंटिन्यू होता है वो होता है फेरिंग्स। ठीक है, नेजल पैसेज के बाद क्या होता है, फेरिंग्स आता है। उसके बाद हम देखते हैं लेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद क्या आता है, लेरिंग्स। इट कम्स आफ्टर फेरिंग्स, और इसे हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। जहां से आपकी आवाज आ रही है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लेरिंग्स। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं ट्रैकिया के बारे में। ट्रैकिया किसके बाद आता है, लेरिंग्स के बाद। लेरिंग्स के बाद ट्रैकिया आता है, जो कि क्या होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, टिश्यू होता है, मेनली मस्कुलर टिश्यू के अंदर आप इसे पढ़ते हैं, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा इसे। उसके बाद ये क्या होती है, कार्टिलेज रिंग्स जो होती हैं ये प्रिवेंट करती हैं कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, ओके। ब्रोंकाई देखते हैं क्या होता है। अ पेयर ऑफ ब्रोंकाई कम्स आउट फ्रॉम द ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद क्या आता है, ब्रोंकाई आता है। तो इसमें क्या होता है, एक एक ब्रोंकस जो होता है वो ईच लंग को सेपरेट होता है। ठीक है, यानी कि अ पेयर ऑफ लंग्स हमारे पास है,
तो उसमें क्या होता है, एक एक ब्रोंकस का पार्ट जाता है, आगे जाके वो क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स में खुल जाता है। ब्रोंक्यूल्स क्या होता है, ब्रांचेस लाइक बनाता है ये, ठीक है। अब ब्रोंकस डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस इनसाइड द लंग। तो ट्रेकिया ने कहाँ पे ओपन किया, ब्रोंकाई में ओपन हुआ। ब्रोंकाई किसमें, ब्रोंकाई डिवाइड हो गए लंग्स में। लंग्स में डिवाइड होने के बाद वहां पे क्या होते हैं, छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि क्या होती है, ब्रांचेस होती है मेनली, ठीक है। आगे देखते हैं, ब्रोंक्यूल्स के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, ब्रोंक्यूल्स के बाद। ये क्या होते हैं, सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि एक सपोज थैली होती है ना, उसके अंदर हम कुछ भी भर सकते हैं, तो ये क्या होती है, एयर सेक होती है, ठीक है। हम इसको क्या भरते हैं यहाँ पे, हवा को, एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के एंड में एल्वियोलाई मिलती हैं, जो कि क्या होती हैं, एयर सैक्स होती हैं। उसके बाद एल्वियोल्स जो भी होती हैं, ये क्या करती हैं, कंपोज्ड ऑफ वेरी थिन मेम्ब्रेन। ये बहुत थिन, पतली सी मेम्ब्रेन से बनी होती हैं। और जहां पे क्या होता है, इट इज अ प्लेस वेयर ब्लड कैपिलरीज ओपन। एल्वियोलस का काम आया अब यहाँ पे। एल्वियोलस क्या होता है, जहां पे ऑक्सीजन किसके साथ मिक्स होता है, ब्लड के साथ, एंड CO2 एग्जिट्स फ्रॉम, एग्जिट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड से। तो एल्वियोलस में क्या होता है, ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है ब्लड के साथ, यानी कि ब्लड क्या होता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है ना। तो ये जरूरी है ब्लड के साथ ऑक्सीजन का मिक्स होना, तो ये कहाँ होता है, एल्वियोलस में होता है। और यहाँ से क्या होता है, CO2 जो होती है बाहर निकल जाती है ब्लड से। The exchange of gases in alveoli takes place due to the presence of pressure differential. अब क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है एल्वियोलाई में, है ना। तो ये क्या होता है, प्रेशर डिफरेंशियल जब क्रिएट होता है। प्रेशर डिफरेंशियल का मतलब है कि जैसे कि हवा जो है, एयर जो है अंदर आ रही है और बाहर जा रही है, तो एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है लंग्स पे, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, किसकी वजह से, प्रेशर डिफरेंशियल की वजह से। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं, ये क्या है, फ्लो डायग्राम है, जिससे कि आप पूरा का पूरा इसको समराइज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो एयर हमने लिया वो नॉस्ट्रिल से आती है, फिर उसके बाद नेजल पैसेज का काम आता है। उसके बाद कौन काम करता है, नेजल कैविटी होती है, जहां से वो कहाँ खुलती है, फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, जो कि एक वॉइस बॉक्स है। उसके बाद ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद लंग्स आ जाते हैं, लंग्स के बाद ब्रोंक्यूल्स, वहां पे छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स होते हैं। उसके बाद वो किसमें आके मिलते हैं, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के बाद ब्लड। ओके, तो यहाँ पे एक टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस, ठीक है। एपिग्लॉटिस, इसका काम क्या होता है, जब आप खाना खाते हैं तो खाना जो होता है विंड पाइप में ना जाके सीधे स्टमक में जाता है। तो एपिग्लॉटिस का काम होता है, जब आप खाना खाते हैं तो वो क्या करता है, एक ढक्कन की तरह काम करता है, जो कि फ्लिप करता है, ट्रेकिया को बंद कर देता है, ठीक है। तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, आपके खाने को क्या है, सीधे स्टमक में जाने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं ब्रीदिंग मैकेनिज्म के बारे में, कि ब्रीदिंग मैकेनिज्म होता कैसे है। तो ये कंट्रोल होता है डायाफ्राम के थ्रू, ठीक है। डायाफ्राम यहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है, जो कि एक डोम शेप का होता है। डायाफ्राम इज अ मेम्ब्रेन विच सेपरेट्स थोरेसिक चैम्बर फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। डायाफ्राम क्या करता है, थोरेसिक सेगमेंट क्या होता है, जो कि डायाफ्राम से अपर वाला पार्ट होता है, और एब्डोमिनल कैविटी जो कि स्टमक वाला पार्ट होता है, इन दोनों को सेपरेट करने का काम कौन करता है, डायाफ्राम, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं कि जब डायाफ्राम क्या करता है, मूव डाउन, यानी कि नीचे को होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि लंग्स क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। जब ऐसे समझिए कि जब आप सांस लेते हैं तो क्या होता है, लंग्स क्या करते हैं, फूल जाते हैं, और डायाफ्राम क्या करता है, नीचे को आता है, थोड़ा बेंड हो जाता है। और दूसरा केस क्या होता है, जब डायाफ्राम मूव अप होता है, यानी कि ऊपर साइड को जाता है, तो यानी कि लंग्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि सिकुड़ जाते हैं। इसका मतलब है कि आप एयर को क्या कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, या फिर बाहर निकाल रहे हैं। तो ये क्या था, ब्रीदिंग मैकेनिज्म था। आई होप आपको इसके कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, और अगर ये समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।